बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्सलाम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और चेयरमैन हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के, वो आज ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। तौहीन अदालत केस में उनकी ये पेशी थी और लार्जर बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ़ जस्टिस हैदर मन्नाल्लाह, उस बेंच के सामने वो पेश हुए हैं और दलाइल दिए हैं हामिद खान साहब ने, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने और चीफ़ जस्टिस हैदर मन्नाल्लाह के जो दलाइल हैं उनमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि जो इमरान खान के अलक़ाबात थे, जो इमरान खान ने तौहीन अदालत के मर्तकब हुए हैं, उस पर वो गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांगेंगे। और इसके साथ साथ जो अदालती कार्रवाई है उसका जो हतमी फ़ैसला है वो ये हुआ है कि 8 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया गया है इमरान खान के वकील हामिद खान को, और कहा गया है कि आप एक तफसीली जवाब जमा कराएँ अदालत में। और ये चूँकि एक इंतहाई संगीन मामला है तो इस वजह से आप एक तफसीली फ़ैसला, तफसीली अपना एक रद्द-ए-अमल, तफसीली जवाब आप लिख कर अदालत में पेश करें, ताकि जो अदलिया है वो इस केस को निपटा सके। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त तौहीन अदालत का केस इसलिए फ़ेस कर रहे हैं कि जब पीटीआई के सीनियर लीडर शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया था, तो एक रैली की सूरत में लोग निकले थे इस्लामाबाद में और फिर F9 पार्क में इमरान खान ने उनसे खिताब किया था। और उस खिताब के दौरान उन्होंने एडिशनल सेशन जज के हवाले से कहा था कि हम आपको भी देख लेंगे। इस तरह के अलगाबात थे जो कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। इमरान खान ने इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली ऐसे अलकाबात कहे, वो एक अलग मामला है, लेकिन चूँकि केस अदालत में था और जब कोई भी केस किसी अदालत में चल रहा होता है तो उस केस के हवाले से कोई भी ऐसा काम या बात जो किसी भी अंदाज़ में उस केस पर कोई इन्फ्लुएंस कर सके, तो वो सूरत में तौहीन अदालत फ़ेस करना पड़ सकती है। तो इमरान खान ने ऐसे अलकाबात इस्तेमाल किए थे और जिसकी वजह से उन पर तौहीन अदालत का केस जारी है और उसमें आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात वहाँ पर देखने को मिले। और इसके साथ साथ न सिर्फ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात बल्कि जो सहाफ़ी हज़रात थे उनके भी बड़े प्रॉपर तरीके से उनको कमरे अदालत में जाने दिया गया। मख़सूस सहाफ़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं उनको पासेस जारी किए गए थे और सिर्फ वही कमरा अदालत में मौजूद थे, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था और इसमें सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतज़ाम किए गए थे। और ये जो समाअत थी ये पूरे 2:30 बजे शुरू हुई और बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल के बाद इमरान खान को 8 दिन का वक्त दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि 8 दिन के अंदर एक तफसीली जवाब आप तहरीर करें और फिर अदालत में पेश करें। तो आज के व्लॉग से इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम बात करेंगे, कुछ अहम मौजू हैं हमारे पास और उन मौजूआत में सबसे पहले शामिल है जी इमरान खान का तौहीन अदालत केस। उसके बाद है जी IMF के बाद हम देखेंगे जो एशिया कप जारी है और उसमें पाकिस्तानी टीम इस वक्त एक मुश्किल की शिकार हो चुकी है, खुसूसन भारत के साथ जो उसका मैच था उसके बाद से लेकर इस मौजू को हम कवर करेंगे। और इसके अलावा जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है मौजू और जो एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो मामला जा चुका है वो है पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब और हम बात करेंगे इमरान खान साहब की, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त उनको कुछ केसेस का सामना है। तो उन पर इस वक्त जो सबसे जिसको हम कह सकते हैं कि ख़तरनाक केस, जिसमें उनको कोई बड़ी सज़ा भी दी जा सकती है, वो है तौहीन अदालत का केस। हुआ कुछ यूँ था कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल जब गिरफ़्तार हुए थे तो इस्लामाबाद में लोग निकले थे सड़कों पर, और जब ये लोग सड़कों पर निकले थे तो इनको जगह जगह पर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने लीड किया था। जगह जगह पर तकारीर हुई थी और जो एक सबसे बड़ा हजूम देखने में मिला था वो आया था नज़र F9 पार्क में। और F9 पार्क में ये हजूम इसलिए नज़र आया था कि वहाँ पर इमरान खान खुद मौजूद थे और इमरान खान ने उस हजूम को ख़िताब करते हुए जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी थी उसकी ना सिर्फ तफसीलात बताई, बल्कि जो उस शहबाज गिल साहब की जो गिरफ़्तारी थी उस पर तनकीद भी की। और उनकी जो गिरफ़्तारी थी ना सिर्फ उस पर तनकीद की बल्कि इमरान खान साहब इंटेंशनली भी कह सकते हैं हम और अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं, या अब उनका जो अदालत में वो जवाब पेश करेंगे तो उसमें से ही पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन लगता यही है कि वो अनइंटेंशनली उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले अदा किए जिससे ये तासुर जाता है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। तो उनके अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि उन्होंने एडिशनल सेशन जज के हवाले से कहा था कि हम तुम्हें भी देख लेंगे, हम तुम्हारा भी बंदोबस्त कर लेंगे, इस तरह के अल्फाज थे। तो इन अल्फाज के इस्तेमाल होने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस शुरू हो चुका हुआ है और उनकी पेशियाँ आजकल जारी हैं। तो अहम पेशी हुई थी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की, और इसकी समाअत एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है उसने की थी, और उस लार्जर बेंच को जो हेड कर रहे हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं। तो 2:30 बजे ये समाअत रखी गई थी और जब इमरान खान बनीगाला से निकले तो एक रूट लगा उनके लिए स्पेशल, और उनको बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया गया। कुछ लोग इस बात पर भी तनकीद करते हैं कि उनको ये प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, तो उनके लिए अर्ज़ करते चलें कि जब कोई भी फार्मर प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसका यहाँ कहीं पे भी हाई प्रोफाइल जब मूवमेंट होती है तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है और उनको वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इमरान खान प्रोटोकॉल की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगे उनकी जो समाअत थी वो 2:30 बजे होना थी, और राइट टाइम पर तमाम लोग अदालत में मौजूद थे। कमरा अदालत में जब इमरान खान मौजूद थे तो इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए। फिर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और हामिद खान साहब के दरमियान काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मुकालमा भी हुआ, जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे पूछा कि आप जो तौहीन अदालत के हवाले से पहले के केसेस हैं उनको भी देखें, और इनमें मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला भी दिया गया, जिसमें एक सीनियर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान साहब का केस उसका हवाला दिया गया। इसी तरह दानियाल अज़ीज़ जो कि नून लीग के सरकर्दा रहनुमा हैं उनके केस का हवाला दिया गया। तो चीफ़ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स के दौरान ये भी कहा कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि आज जो इमरान खान हैं उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो माफ़ी मांगेंगे। ताहम चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं उनको ये बताया है कि आप इस मामले की संगीनी को समझें और इस मामले को सीरियस लेते हुए आप एक तफसीली जवाब तहरीर करके अदालत में पेश करें। और इसके लिए अदालत ने इमरान खान को 8 दिन का वक्त दे दिया है, और जो समाअत थी वो 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और 8 सितंबर तक इनको कहा गया है कि आप अपने लीगल टीम के साथ बैठकर एक
तफसीली जवाब अदालत के लिए तैयार करें ताकि इस मामले को किसी मंतकी अंजाम की तरफ मोड़ा जा सके और अदलिया इस पर फ़ैसला कर सके, क्योंकि ये एक इंतहाई संगीन किस्म का मामला है। तौहीन अदालत डेफिनेटली एक बहुत ही सीरियस नौइयत का केस होता है, तो अदालत इस केस को निपटाना चाहती है और अदालत ने 8 दिन का वक्त दे दिया है इमरान खान को कि आप एक तफसीली जवाब तैयार करें और वो जवाब फिर आप जमा करवाएं अदालत में, ताकि अदालत इस केस को मज़ीद आगे बढ़ा सके। तो इस नोट पर जो समाअत थी वो ख़त्म हुई और इमरान खान कमरा अदालत से निकले और वह बनी खला के लिए रवाना हो गए। तो ये था हमारा पहला मौजू जो कि इमरान खान का तौहीन अदालत का केस का उसके हवाले से था। और अभी हम बढ़ेंगे अपने आज के नेक्स्ट मौजू की जानिब जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। IMF की बाज़गाश्त तो हर डेवलपिंग कंट्री में होती ही रहती है, क्योंकि तकरीबन दुनिया के जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो IMF के मोहताज हैं। मोहताज वो कैसे हैं? वो मोहताज ऐसे हैं कि जो ऐसे ममालिक हैं उनकी जो सालाना बजट है और उनके जितने भी मामलात हैं वो डिपेंडेंट होते हैं IMF के कर्ज़ पर। और जब भी IMF का कर्ज़ थोड़ा सा लेट हो जाता है, IMF की किस्त आना बंद हो जाती है, या फिर IMF के साथ उनकी जो डील है उसमें कोई मामला ख़राब हो जाता है, तो उस मुल्क के जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान चूँकि एक डेवलपिंग मुल्क है और डेवलपिंग मुल्क होने के साथ साथ एक हम इसको इंस्टेबल मुल्क भी कहेंगे कि जहाँ पर कभी भी किसी भी जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म ने अपना वक्त पूरा नहीं किया, हमेशा वक्त से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म का जो बोरिया बिस्तरा है वो यहाँ से पैक करवा दिया जाता है। तो इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उनका जो चौथा साल था उसमें हुकूमत गिरा दी गई थी। और जब हुकूमत गिराई गई थी तो जो अलाइड गवर्नमेंट है इस टाइम, ये जितनी भी जमातें थी, इनका ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब महंगाई का मौजब बने हुए हैं और आवाम को ये कोई भी रिलीफ़ फ़राहम नहीं कर पाए। और इमरान खान साहब का मानना यह था तब कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से वो महंगाई पर उतना कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का ये मानना था कि हमने अपने अवाम को मैक्सिमम रिलीफ़ दिया हुआ है। लेकिन इस बात पर जो बाकी 13 जमातें थी, जब PDM की 13 जमातें, तो उन जमातों का कहना था कि इमरान खान साहब फेल हो चुके हैं और हमें आना ही पड़ेगा। इस सिलसिले में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो कि आजकल फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, फिट फार होंगे और मज़े में होंगे। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं और सद्दाम हुसैन तिरमिज़ी साहब आज जा रहे हैं हम हाइकिंग पे, थोड़ा वीकेंड इंजॉय करने, और आपने हमारे साथ रहना है। अभी हम इधर रुके हुए हैं क्योंकि सद्दाम साहब ने वो सामने से बैंक से पैसे निकलवाने, इन्होंने आज मुझे ट्रीट देनी है। क्या खिलाएँगे आज मुझे आप जो खाना चाहेंगे हम आपको वही खिलाएँगे। मैंने तो कोई तुम्बा शुबा खाना है, तुम्बा खिला देंगे आपको। जा जल्दी नच के जाओ, बंदा ATM से निकल है इससे पहले कि कोई और उससे चला जाए। जा जल्दी जा। हाय तेरी याद ने चॉकलेट होती है, चॉकलेट से क्या होता है? क्या होता है चॉकलेट से? चॉकलेट से बंदे की तरह चलने में बड़ा वो होता है। तो आप वो ले ना जो आपने उधर से ली थी फ्रेश अप। ठहर जाओ ना, मुझे फ्रेश अप ढूंढने दो। कितने गई बोतल? क्यों लेके आऊँ मैं? फ्रेश अप का एहसास नीचे तो नहीं होगा आपको, लेकिन जब आप थोड़ा सा जंगल वाली साइड पे आ जाएं तो बड़ा एहसास होता है फ्रेश अप का। और अभी हम इसको ऐसे खोलेंगे तो खुलेगी, और खुल जाना। ये मैं इधर नहीं फेंकूँगा, ये मैं साथ नीचे लेके जाऊँगा क्योंकि जंगल को ख़राब नहीं करते हम। ये हो गया, चलो जी।
ले आओ ले आओ। चलते चलते जी हम आ चुके हैं जंगल, और जंगल में बड़ा ही सुकून है आज, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मौसम भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि जगह ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा आना मुश्किल है, लेकिन आकर बड़ा सुकून मिल जाता है। चलें फिर आप खाना खाएं, खाना नहीं बल्कि नाश्ता करें, क्योंकि ये देखें वाइट ब्लड सेल भी ख़त्म हो चुके हुए हैं और रेड ब्लड सेल भी ख़त्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे नाश्ता, ताकि ये जो हमारी प्रोटीन की जो कमी हमारे जो हमारे रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो ख़त्म हो गए हैं, इनकी जो कमी है वो हम पूरी कर पाएँ। यस तो चलते हैं, देखते हैं आज हम नाश्ते में क्या खाते हैं। बिल्कुल। ये तरह नीचे पत्थर भी भेजा भेजा भेजा। शाबाश शाबाश। दूसरा गेयर लगा लो। गेयर लगा दूसरा, निकाल लो निकाल लो। ये लगता ही नहीं तो गियर क्या चक्कर है। फर्क मोबाइल है तुम्हारा ये बाइक। इसका गियर किसी किसी से ही लगता होता है। चलो अब निकल गया। एक्सीलेटर इतना नहीं देते। चलो धक्का लगा के। जब बंदा नया नया बाइक चलाता है, सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि जब खड़ा बाइक हो ना, उसको चलाना औखा काम होता है, क्योंकि क्लच की प्रैक्टिस नहीं होती। और सदाम ने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है कि पहले उसने धक्का दिया है, बाइक चलने लग गई तो एक्सीलेटर पे हाथ रख दिया उसने। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दूसरा गेयर लगा के लग गया ये लग गया है। और अब बाकी की स्पीड में आपने लेके जाना है, ठीक है। मंडरा नहीं है, मंडरा नहीं है। ब्रेक भी तो साथ है। में किया ना यार, दूसरा लगा वापस। दूसरा लगा। हमारा हेलमेट गिर गया और बांधते नहीं होते, स्कूल से लगाते होते हैं ऐसे। चलो बैठो और ड्राइवर साहब चलो यार, दूसरा गेयर लगाओ। ऐसे जो बंदा ना अपने उस दोस्त के पीछे बाइक पे बैठ जाए जिसको बाइक चलाना नहीं आती, तो उसकी दोस्ती पे कभी शक नहीं करना चाहिए। सही बात है। आप देखें मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया हुआ है। लेकिन दोस्त भी थोड़ा बहुत जानता है बाइक चलाना। इतना भी अनाड़ी नहीं है कि उसको बाइक चलाना नहीं है। इतनी खूबसूरत सड़कों पे आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम खुद भी खूबसूरत है। माशाल्लाह बच्चियाँ ने जान ही देखिए देखिए, कभी हमने गुरूर नहीं किया। दूसरा डाल दूँ? डाल दे मेरी यार। अभी नहीं रोक सारा मंड दो। मंड दे। आज पहली दफ़ा मैं चला रहा हूँ इस रोड पर। पहले भी एक दफ़ा चलाया था, आपके साथ याद है इस्लाम। पहले भी एक दफ़ा चलाया था और आपने मेरी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हमारा व्लॉग नहीं था, वो जस्ट वैसे एंटरटेनमेंट थी हमारी।
पर जो चेंज हो चुका है जी, इससे आगे अब ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस मेरे पास आ चुकी हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा चला लेता थोड़ा सा। नहीं अभी आगे रश है, अभी आपने नहीं, अभी नहीं। हमने नाश्ता भी करना है। आ जाओ पीछे आ जाओ। ना अभी नहीं, आगे रश बहुत है। नहीं बात पर जो चेंज हो चुका है जी, इससे आगे अब ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस मेरे पास आ चुकी हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा चला लेता थोड़ा सा। नहीं अभी आगे रश है, अभी आपने अभी हमने नाश्ता भी करना है। आ जाओ पीछे आ जाओ। ना अभी नहीं, आगे रश बहुत है। नहीं बात। अच्छा बात सुन, बात कर फिर तुझसे। हाँ मैं अगर मेरे लिए नहीं तो मेरे एहसन भाई के लिए कर। चिकन या सादा सादा पुलाव करें, क्या कहते हैं? सादा क्यों? चिकन। हाँ चिकन चिकन करेंगे और चिकन करें। हाँ ठीक है, भाई को बता देना। पहन के देख। ये अभी जी हमने सलाम साहब ने एक लिया नया पराठा। हाँ पराठो ले लिया सलाम सैन तिरमिज़ी साहब ने। 200 रुपये 300 रुपये की 300 रुपये की पराठा ले लिया। और पराठा मुझ पे तो बहुत जच रही है। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसी लग रही है। हाँ वैसे मुझे बहुत सूट कर रही है। सलाम साहब ये साड़ी हो गई। देखें ये बात भाईजान, ऑर्डर दे दो खान, ऑर्डर दे दो भाई। 2 सिंगल कर देना चिकन।
कोल्ड ड्रिंक भी करना हैं कोल्ड ड्रिंक सबर कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बाद में कर लेंगे। ले लूँ। वैसे जब भूख लगी हो ना तो जब तक ऑर्डर आता तो ये लोग सलाद वगैरह रख देते हैं ताकि ये हम लोग मट दें। हाँ ठीक है, मैं सीधे खा चुका हूँ। अगर हम अपने व्यूअर को दिखा दें, रोड को कैसे दिखाएं, उधर लेडीज बैठी हुई हैं। नहीं यहाँ से मोबाइल दिखा देते हैं। ना रोड को हमने अपना आप ही खाना है। ऐसे पढ़ने का इंतजाम अच्छा है यार यहाँ का, लेडीज़ के लिए कि आराम से पर्दा बैठ के कर सकते हैं। सिस्टम सेवर के तो सिस्टम रहते ही बड़े अच्छे हैं सारे। बिल्कुल खाया गया नहीं जाएगा क्योंकि मुझे तो खास भूख नहीं है। अभी इस बंदे ने अगर नाम खाया तो हमारे भाई यार तो शुरू करते हैं खाना। चले अब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे, खैर वाफियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते खिलाते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज में गुजार रहे होंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम एकदम एच फिट फैंटास्टिक और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे, खैर वाफियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते खिलाते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत अंदाज में गुजार रहे होंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम एकदम हिट फिट ज़बरदस्त फैंटास्टिक और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी आज के व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आरजे अस्सलाम वालेकुम साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़। मैं बस ये शाम का एक शॉट लेके आ रहा हूँ।
लेकिन जो अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त उनका ये मानना था कि ये जो मामलात हैं ये इमरान खान साहब की वजह से ख़राब हुए हैं। इमरान खान बारहा कहते रहे कि कोरोना वायरस की वजह से जो महंगाई का इंटरनेशनल फिनोमेन है उसकी वजह से हम आवाम को उस हद तक रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं जितना हमें देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि हम रिलीफ दे पाएँ। लेकिन ये सारी सियासी जमातें उस वक्त वज़ीद थी कि इमरान खान का अभी इस हुकूमत में रहना हरगिज़ इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, इमरान खान को निकालना ही एक तमाम मसाइल का हल है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रैली निकाली थी जिसका टाइटल उन्होंने ये दिया हुआ था कि महंगाई बचाओ या महंगाई मकाओ रैली, इस तरीके का। तो वो रैली कराची से शुरू हुई थी और इस्लामाबाद में आकर इख्तिताम पजीर हुई थी, और जब वो इस्लामाबाद पहुंची थी तो तब इमरान खान की हुकूमत गिर चुकी हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हुकूमत आई थी कि हमने इमरान खान को इसलिए निकाला है कि इमरान खान फ़ेल हो चुके हैं आवाम को रिलीफ़ मुहैया करने में, तो उनके दौरे हुकूमत में हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो तारीख़ी सतह पर गिरा। इसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी तारीख़ी हाई पर पहुंची। मतलब कि अगर हम देखें इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, जो कि इस हुकूमत के दौर में 250-260 भी फ़रोख्त हुआ। और अभी रिसेंटली जब IMF के साथ हुकूमत के मामला चल रहे थे और कुछ डेडलॉक था IMF और हुकूमत के दरमियान, और हुकूमत थोड़ी सी हमें नाउमीद भी नज़र आई थी कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ मामला चल रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ है और IMF इनको किस्त देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन IMF की तरफ से एक अच्छी खबर आई, IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को फ़ंड रिलीज़ करने का परवाना जारी किया, और जिसकी वजह से हुकूमत में थोड़ा सा हमने देखा कि कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, और IMF के साथ उनके जो मामलात हैं वो सेटल होने के बाद अब हुकूमत के पास अच्छे खासे फ़ंड्स मौजूद हैं। IMF के साथ तो मामलात सेटल हो चुके हैं, लेकिन क्या अब IMF के साथ जो मामलात सेटल होने के जो असरात हैं वो हमें मार्केट्स में भी नज़र आएंगे? क्या मार्केट्स में हमें चीज़ों की कीमतों में कमी नज़र आएगी? क्या पेट्रोल की प्राइसेस में कमी नज़र आएगी? क्या जो आम आवाम है उसको भी IMF के इस कर्ज़ से, इस किस्त से कोई फ़ायदा हासिल होगा, या ये सारा जो मामला है वो भी हुकूमत की जेबों में चला जाएगा? क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हुकूमत इस वक्त तक 1 रुपये का भी रिलीफ़ आवाम को फराहम नहीं कर रही। पेट्रोल प्राइसेस हद से ज़्यादा हैं, जो मार्केट में खाने पीने की अशिया हैं वो हद से ज़्यादा हैं। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली की जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसमें हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो एक तबका है, नीचे लेवल का तबका, तो खैर वो तो हमेशा पिसता ही पिसता है बेचारा, लेकिन अब जो हालात हो चुके हुए हैं मिडिल क्लास का भी जीना मुश्किल हो चुका है। उसकी मैं आपको एक आम सी मिसाल बताता हूँ कि मिडिल क्लास के जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो तकरीबन 30,000-35,000 की तनख्वाहों में अपना गुजारा कर रहे थे, और इन तनख्वाहों में वो अपना एक अच्छा गुजारा कर रहे होते थे, जिसमें वो खाना पीना, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका रहना सहना सब कुछ आ जाता था। लेकिन अब एक 25-30 हज़ार रुपये सैलरी वाले बंदे का हालात ये हैं कि उसके घर में जो बिजली का बिल आ जाता है वो आ जाता है 15 से 20 हज़ार, बाकी बचता है 15,000। उसमें वो खाना खाएं, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, अपने बच्चों के यूनिफॉर्म बनाएं, अपने बच्चों को कपड़े लेकर दें, अपने ख़ानदान की रसूमात अदा करें, अपने बच्चों की शादियां करें, क्या क्या करें उन 10 से 15 हज़ार रुपये में। तो जो आवाम का जीना है वो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है इस हुकूमत में। और IMF के साथ जो एक सक्सेसफुल डील हुई है हुकूमत की, उसके बाद अब आवाम को इसका समर मिलना चाहिए। पेट्रोल की प्राइसेस में कमी कर लेनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो आवाम का जीना है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। आवाम इस वक्त इतनी प्राइसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि IMF से जो खुशखबरी मिली है उस खुशखबरी को आवाम तक भी पहुँचाएँ। और आवाम तक पहुँचाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये बता दें, नारा लगा दें जी कि हमारी बड़ी कामयाबी है। नारा ना लगाएं, बल्कि आपका काम बोले। आपका जब एक बंदा मार्केट में जाए तो उसको नज़र आए कि वाकई ये हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। तो आज का जो तीसरा मौजू है वो है पाकिस्तान की क्रिकेट। एशिया कप जारी है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा बहुत ही अहम तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों आर्क राइवल्स हैं और इनमें हमेशा एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन नज़र आता है।
तो एशिया कप का मैच जब शेड्यूल हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो सबसे पहले जो काम हुआ वो ये हुआ कि कुछ ही मिनट्स में ना जितनी भी टिकट्स थी वो फ़रोख्त हो गई थी। इंडिया पाकिस्तान की अवाम बहुत पुरजोश होती है क्रिकेट को लेकर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोनों क्रिकेटिंग नेशंस हैं और इनके मामलात भी अक्सर ख़राब रहते हैं, तो उस वजह से ये एक जंग की सूरत हाल होती है। 11 खिलाड़ी हमारी तरफ से खेल रहे होते हैं, 11 उनकी तरफ से खेल रहे होते हैं, लेकिन ये बेसिकली वो 22 लोगों के दरमियान मुकाबला नहीं होता, बल्कि ये इंडिया पाकिस्तान की पूरी अवाम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ी हुई होती है और इसमें बड़ा जोश देखने को मिलता है। और हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भले कोई भी जीते, लेकिन यह है कि कंपटीशन अच्छा होना चाहिए। तो पाकिस्तान की टीम ने जब बैटिंग शुरू की तो बैटिंग आर्डर हमारा लड़खड़ा गया, और बैटिंग ही इस वक्त एशिया कप में हमारे पास सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि बॉलिंग साइड पे हमारे पास थोड़ी सी कमज़ोरी है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो सुपरस्टार थे शाहीन शाह अफरीदी, जिससे इस वक्त पूरी दुनिया के जो बैट्समैन हैं वो डरे हुए हैं, तो वो एशिया कप से कुछ दिन पहले अनफिट हो गए थे और जिसकी वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। तो बॉलिंग तो हमारा बिल्कुल भी इस वक्त मजबूत साइड नहीं थी, हम तो बैटिंग की बेस पे जा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड के जो टॉप किस्म के बैट्समैन हैं, जिनमें हमारे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं, वो मौजूद हैं इस वक्त प्लेइंग 11 में। तो हमारे पास जो मजबूत साइड थी वो बैटिंग साइड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई तो शुरू में ही बैटिंग लड़खड़ा गई। बाबर आजम कुछ अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, मोहम्मद रिजवान ने स्टे किया पिच पर, लेकिन उन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट की तरह उसको खेला, क्योंकि वो कोई फास्ट रन ना दे पाए, क्योंकि T20 क्रिकेट है, इसमें अगर आप लोग एक ओवर भी मिस कर देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो रिजवान ने कुछ रन किए, लेकिन बॉल्स भी उन्होंने उतने ही फेस किए जितने उन्होंने रन स्कोर किए। तो बैटिंग आर्डर हमारा बुरी तरह फ्लॉप हुआ इंडिया की बॉलिंग के सामने, लेकिन फिर हमें सरप्राइज़ तब मिलता है कि जिस साइड को हमने बिल्कुल कमज़ोर समझा हुआ था, यानी बॉलिंग साइड, तो उसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया शुरू में ही। नसीम शाह की शक्ल में एक हमें नया टैलेंट मिला। नसीम शाह का ये डेब्यू मैच था, और डेब्यू मैच वो भी इतनी बड़ी टीम भारत, उसकी बैटिंग के ख़िलाफ़ उनको बॉलिंग करने का मौका मिला, और फर्स्ट टाइम उन्होंने वहाँ पर अपना आप दिखाया और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, ज़बरदस्त। उन्होंने इंडिया की बैटिंग लाइन को एक बार ज़रूर लड़खड़ा दिया था। उनके कुछ फ़िटनेस के मसाइल नज़र आए हमें, लेकिन वो उनको भी हम फ़िटनेस के मसाइल नहीं कहेंगे, बल्कि वो उनका मसल पुल हो गया था, और मसल पुल ऐसे मैच में ये जो प्रेशर होता है उसकी वजह से भी हो जाता है, इसको हम फिटनेस से कभी नहीं जोड़ सकते। कुछ लोग उस पर इसलिए तनकीद कर रहे हैं जी कि वो लेटा रहा, उसने ये किया, उसके खेला नहीं गया, लेकिन इतना बड़ा मैच था और उसका डेब्यू मैच था, उसके बावजूद उस बंदे ने परफॉर्मेंस अच्छी दी। लेकिन ये जो मसल्स का पुल हो जाना, इसका लिंक फिटनेस से भी तो डेफिनेटली है, लेकिन फिटनेस के से ज़्यादा इसका लिंक इस चीज़ के साथ है कि अगर आप प्रेशर जब मेंटेन करते हैं, कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, तो उसमें जो मसल है वो कोई पुल हो सकता है। तो मसल पुल हुआ था उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया और ज़ोर लगा के उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला और अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इंडिया के लिए एक थ्रेट बनकर उभरे और हमें एक अच्छा स्टार मिल गया। बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहा, 148 का टारगेट था, उसके बावजूद पाकिस्तानी बॉलिंग ने फ़ाइट किया और ज़बरदस्त किस्म का मैच है कि इनको देखने को मिला। मैच आखिरी ओवर में दाखिल हुआ, बल्कि जो आखिरी ओवर की 2 बॉलें रहती थी उन बॉलों से पहले जाके मैच ख़त्म हुआ। हालांकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है कि वो तो इसको 15 ओवर में ख़त्म करके निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे बॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया को रोक के रखा। और बेशक मैच तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन एक जो शौकीन क्रिकेट हैं और जो लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच को समझते हैं कि वो मैच इस तरह का होना चाहिए, तो लोगों को वो मैच देखने को मिल गया। लोग जो चीज़ चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का इस तरीके का कंपटीशन होना चाहिए, वो नज़र आ गया लोगों को। कोई वन साइडेड मैच नहीं था, आखिरी बॉल तक सबकी सांसें रुकी हुई थी कि क्या होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा मैच था, लेकिन जो इश्यूज़ हैं, फील्डिंग के इश्यूज़ हैं, बैटिंग के इश्यूज़ हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाबर आजम को हमने देखा थोड़े कन्फ्यूज़ नज़र आए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स रह कर कैप्टनसी करनी चाहिए और उनको जो बैटिंग है उनकी उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ मोहम्मद रिजवान जो थोड़े हमें स्लो नज़र आए, उनको भी फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है। तो आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो आज का चौथा मौजू है वो है पाकिस्तान में सैलाब। पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, उसकी वजह से
मुल्क के इस वक्त 4 सूबे सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब, ये चारों सूबे बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध और बलूचिस्तान है। KPK में भी काफ़ी नुकसान हुआ और जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर भी काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं। सैलाब जब आया तो उससे 15 से 20 दिन पहले महकमा मौसमियात, जिसको हम अक्सर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी उनकी कोई प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित नहीं होती, उनकी प्रेडिक्शन इस वाले से 110% क्या मैं तो कहूँगा 120% दुरुस्त साबित हुई। महकमा मौसमियात ने जुलाई के आखिर में एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त में इस साल की सबसे ख़तरनाक बारिशें होंगी और उस प्रेस रिलीज़ में महकमा मौसमियात ने क्लियर कट लिखा था कि इन बारिशों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नुकसान होगा और उसके बावजूद जो अगले 15 से 20 दिन थे उन दिनों में किसी हुकूमत ने, किसी इंतज़ामिया ने कोई काम नहीं किया, किसी ने उस प्रेस रिलीज़ को सीरियस नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। सब अपनी अपनी सियासत में लगे रहे, सब एक दूसरे पर केसेस करने में मसरूफ़ रहे और 15-16 अगस्त शुरू हो गया। 15-16 अगस्त में बारिशों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जिसकी वजह से सिंध, KPK, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब मुकम्मल तौर पर डूब गए। अब जब पानी ही पानी हो गया तमाम घरों में, तमाम इलाकों में और तमाम मोहल्ले जब ज़ेर आब आ गए, लोगों के मकान गिर गए, लोगों के जो माल मवेशी से वो पानी में बह गए, लोगों की गाड़ियाँ पानी में बह गई, लोगों के अपने प्यारे जान की बाजी हार गए। अभी जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 1100 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी अभी तक सैलाब की वजह से हार चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसके बाद ज़रूरी रकबा लोगों का तबाह हो गया, सब तहस नहस हो गया। उस वक्त जाके हुकूमत को ख्याल आया कि हम इनकी हेल्प करें और जब हेल्प करना पॉसिबल ही नहीं है, जब पानी ही पानी है, जब लोगों के घर गिर चुके तो आपकी 10, 15, 20 हज़ार से क्या होगा। ये वो स्टेप्स थे जो पहले लेने थे। जब महकमा मौसमियात ने आपको बता दिया था कि इस मंथ में बहुत ख़तरनाक किस्म की बारिशें होंगी, तो तब हाथ पे हाथ रख कर बैठना अच्छी बात नहीं थी, बल्कि फील्ड में निकलना चाहिए था, इंतज़ामिया को मोबिलाइज़ करना चाहिए था और कम अज़ कम उन इलाकों को मार्क करके कि जहाँ करीब से दरिया गुजर रहे थे, नाले गुजर रहे थे और इस तरह की कंस्ट्रक्शन थी, उन लोगों को वहाँ से निकाल कर किसी भी साइड एरिया में टेंट लगा कर दे दिए जाते तो कम अज़ कम उन लोगों की जान तो बच जाती। उन लोगों की प्रॉपर्टी, घर बह जाते लेकिन उनकी अपनी जान तो बच सकती थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई और वेट कर किया गया कि सैलाब आए तो देखा जाएगा। सैलाब आया तो अब हम देखते हैं कि तमाम सियासी लीडर जाते हैं इन इलाकों में और हस्ब तौफीक वो कर भी रहे हैं। लोगों को के लिए इमदाद का प्रोग्राम किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने फ़ंड रेजिंग की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने UN मेंबर से फ़ंड रेजिंग की है। फ़ंड्स तो आ गए लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हुए हैं। जितना एक्टिव हम अब हैं, अगर इससे आप 50% कम एक्टिव भी सैलाब आने से पहले होते तो काफ़ी मामलात और होने थे। लेकिन चूँकि अब सैलाब आ चुका है, लोग मुतासर हो चुके हैं, तो अब हमें फिल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उन पे काम करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं वहाँ से उनको निकालना चाहिए। पानी जो गांव में आ चुका है उस पानी को निकालने की कोशिश करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो पूरे मुल्क से इमदादी सामान की जो तरसील है उसको आसान बनाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी मशहूर हैं कि ये जो मुश्किल की घड़ी होती है इसमें वो बिल्कुल एक बनकर खड़े हो जाते हैं। तो वो बड़ी ही खूबसूरत हमें ये बात इस बार उसका अमली नमूना एक बार फिर सामने आया कि इस वक्त पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ लोग मुतासर हुए हैं वहाँ लोग इमदादी सामान के साथ पहुँच रहे हैं। 2005 में आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला हुआ था तो ऐसी सूरत हाल देखने में मिली थी और पाकिस्तान के हर सूबे से लोगों ने जाकर कश्मीरियों की मदद की थी। इमदादी सामानों के ट्रक वहाँ पर पहुँचते थे और कश्मीरियों के साथ लोग खड़े हुए थे। तो अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में सैलाब आ चुका हुआ है तो हम उसी तरह का जज्बा देखते हैं कि कश्मीरी लोगों में भी पाया जाता है। कश्मीर से रोज़ाना की बुनियाद पर हर शख्स, हर इलाका और हर वेलफेयर ट्रस्ट मुकम्मल इस काम पर लगी हुई है कि मैक्सिमम हम फंड रेजिंग करके सामान वहाँ तक पहुँचाएँ और सामान की तरसील इस वक्त भी जारी है। तो ये तो हो गया
जो फिल फोर हम उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकते हैं वो मामला। अब जब बारिशों का सिलसिला रुक चुका है तो अब सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। रेस्क्यू के बाद जब इदारों को पता चलेगा कि हमने सबको रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद होगा रिलीफ़। तो रिलीफ़ के लिए भी हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं, तो रिलीफ़ ऑपरेशन भी साथ साथ जारी है। मामला जब पहुंचेगा रिहैबिलिटेशन पे, यानी ये जो लोग इस वक्त बच तो गए हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बचा, उनकी ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं। इन लोगों को जब हमने वहाँ से निकाल तो लिया, लेकिन जब ये सैलाब की सूरत हाल से हम निजात हासिल कर लेंगे तो इनको हमने वापस कहाँ पर सेटल करना है, क्योंकि इनके सर पर अब छत नहीं रही। तो ये जो फेज़ होता है इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन फ़ेज़। तो रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए और बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि कोई करप्शन ना हो, कुछ ना हो और लोगों को कम से कम अपनी छत दोबारा नसीब हो जाए। तो रिहैबिलिटेशन पे अभी से हुकूमतों को काम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन मतवक्को हैं, ऐसी डामाडोल सूरत हाल है कि किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकता है, तो रिहैबिलिटेशन के हवाले से जो भी प्रोग्राम, जो भी मनसूबा बनाया जाए उसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि कल को अगर किसी और सियासी जमात की हुकूमत आ जाती है तो कम अज़ कम ये जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो मनसूबा बनाया हुआ है उस पर वो भी उसी तरह काम करे जैसे मौजूदा हुकूमत ने बनाया है और वो करना चाहेगी। ऐसा ना हो कि ये हुकूमत मनसूबा बनाए और आगे इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन में कोई और हुकूमत इलेक्ट हो जाए और ये मनसूबा दरा का दरा रह जाए, क्योंकि इस मनसूबे के डिले की वजह से हमारे पाकिस्तान का वो इंसान मुतासर हो रहा है जिस पर इस पाकिस्तान का सारा दारोमदार है। इससे किसान मुतासर हो रहा है, इससे आम शख्स मुतासर हो रहा है और चारों सूबों में लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। ये किसी 10, 15, 20 लोगों का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका हुआ है। तो इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़्लड की वजह से जो फौरी नुकसान हुए हैं वो तो सबके सामने हैं कि लोग उनकी ज़िंदगियों का ज़ाया हुआ है, लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो नुकसान हो गई है, लोगों के घर गिर गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो बिलियन ऑफ डॉलर का ये नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके कुछ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स भी होंगे। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं जी? सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि जब किसी भी इलाके में 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते या 1 मंथ तक पानी खड़ा रहता है तो उस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की जो अमराज हैं वो रवाना होना शुरू हो जाती हैं। तो चूँकि इतने बड़े स्केल पर पानी इस वक्त मौजूद है इलाकों में, तो इनको निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हेल्थ इश्यूज़ इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन इश्यूज़ को निपटाने के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा। उन इश्यूज़ पर काम करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ हेल्थ यूनिट्स बनानी पड़ेंगी और उन हेल्थ यूनिट्स को एक्टिव करना पड़ेगा। और इस मामले से बचने के लिए हुकूमत को चाहिए कि फिल फोर उन इलाकों से पानी निकालने की कोई भी तरतीब की जा सके, ताकि जो बीमारियां हैं, जो फ़्लड के बाद बीमारियों के जो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी बीमारी फैल सकती है जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, तो उससे बचा जा सकता है कि उस इलाके से पानी को निकाल दिया जाए। इसके बाद जी जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दूसरा नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि चूँकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान का दारोमदार ज़राअत पर है, पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसका 90% पाकिस्तान खुद उगाता है, लेकिन क्योंकि चारों सूबों में पानी आ चुका है तो वो जो ज़रूरी रकबा था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो अभी जो हमें मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं वो तो 6 माह पहले हो गई थी, तो वो तो अभी हैं, लेकिन आज के 6 माह बाद जो चीज़ें हमें मिलनी थी वो हम ख़त्म कर चुके हुए हैं, वो सैलाब की नज़र हो चुका हुआ है सब कुछ। तो उस पर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें 6 से 8 माह के बाद नज़र आएगा। और उस इम्पैक्ट से हम कैसे बच सकते हैं जी? उस इम्पैक्ट से बचने का तरीका यही है कि जो ज़रूरी रकबे हैं इन पर फिल फोर पानी निकाल कर इनको दोबारा इन पर इतना काम किया जाए कि ये दोबारा काश्त के काबिल हो जाएं, वरना 6 से 8 माह के बाद आप लोग देखेंगे कि मार्केट में जो हमारी खाने पीने की अशिया हैं उनमें बहुत बड़ा इजाफा हो चुका होगा उनकी कीमतों में। अभी से अगर हम देखें तो टमाटर की जो प्राइस क्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इसी तरीके से जो छोटी छोटी आइटम्स हैं, प्याज है, लहसुन है, इनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो जो फ्लड का मामला है इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और जो इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब इस वक्त फ़ंड रेजिंग हो रही है, हर जमात भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इस फ़ंड रेजिंग को हमने साफ़ और शफाफ बनाना है।
इसका हमने इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। इसको हमने किसी की करप्शन की नज़र नहीं होने देना, क्योंकि इस वक्त UN मेंबर्स की तरफ से बहुत बड़ी इमदाद हमको मिल चुकी हुई है। अगर हम उस इमदाद को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें लोगों में, तो हम देखेंगे कि सैलाब के बाद हमें एक बिल्कुल नया पाकिस्तान नज़र आ सकता है। इस हद तक हमारे पास पैसे आ चुके हुए हैं। बस मामला ये है कि उस पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।